and very disappointed at the people of Bangladesh. They are now hunting our Awami League leaders. After this, we are done. Bangladesh is now going to become the next Pakistan. Totally disagree with him. I totally disagree with him. बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को आखिरकार इस्तीफा देकर मुल्क से फरार होना पड़ा है और वो मुल्क से फरार होकर भारत पहुंच चुकी हैं। हालात इस नहज तक क्यों पहुंचे, इसकी वजह वही है जिसकी वजह से कभी शेख हसीना वाजिद को याद किया जाता था, यानी कि आयरन लेडी, खातून आहन के नाम से जाना जाता था शेख हसीना वाजिद को। मगर यही आयरन फिस्ट जो उन्होंने अपने ही लोगों पर सख्त की, अपने ही मुल्क के स्टूडेंट को क्रश करने की कोशिश की, तो हालात इस नहज तक पहुंचे कि खुद इनके आर्मी चीफ को इन्हें कहना पड़ा कि मुल्क की सलामती के लिए आपके पास 45 मिनट हैं, इस्तीफा दें और मुल्क से आपको बाहिफाजत निकाल दिया जाएगा। शेख हसीना वाजिद ने 2009 से लेकर अब तक यानी कि 15.5 बरस तक हुक्मरानी की बांग्लादेश पर, और ये तमाम तर हुक्मरानी रही जो शेख हसीना वाजिद की, वो आर्मी की, बांग्लादेश की फौज की मदद से रही और आखिरकार बांग्लादेश की फौज के जरिए ही महफूज रास्ता हासिल करके ये आज मुल्क से फरार हुई है। इनकी वीडियो भी सामने आ गई है जब इन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाया जा रहा था। इससे पहले हम देख रहे थे कि मुल्क भर में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे। कोटा सिस्टम पर एक तफसील से मुकम्मल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, जो आप हमारे इसी चैनल पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि कोटा सिस्टम आखिर है क्या और इसके खिलाफ एहतजाज हो क्यों रहे हैं। यहां पर भी इस वीडियो में मोटा मोटा आपको बता दूं कि बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के तहत जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, उनमें से 56% सरकारी नौकरियां कोटा सिस्टम के जरिए मखसूस लोगों को दे दी जाती हैं। यानी कि अगर 100 नौकरियां आएंगी, उसमें से 56 नौकरियां एक खास क्लास को, एक खास तबकों को मिलेंगी, और बाकी की जो बचेंगी 44% नौकरियां उस पर मेरिट पर भर्तियां होंगी और मुल्क भर के जो नौजवान हैं उस पर एग्जाम देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ी डिस्पैरिटी है, इसमें कितना बड़ा फर्क है। इसी के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। इससे पहले 2018 के इलेक्शन से कबल लॉलीपॉप दिया शेख हसीना वाजिद ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत इस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया गया। और इस कोटा सिस्टम में भी सबसे बड़ा कोटा जो है वो 30% फ्रीडम फाइटर्स के लिए है। जी हां, वो फ्रीडम फाइटर्स जिसे पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी के फाइटर्स के नाम से जाना जाता है। 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश में आजादी की तहरीक चल रही थी, तो इंडिया की रॉ ने मिलकर बांग्लादेश की उस वक्त की जो अवामी लीग थी, जो कि इनके वालिद हेड करते थे शेख हसीना वाजिद के, मुक्ति बानी बनाई थी। इसमें दरअसल अवामी लीग के ही सपोर्टर्स वोटर्स थे और उस मुक्ति बानी को तैयार किया गया था, असला फराहम किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए। वही मुक्ति बानी को फिर शेख मुजीब ने कोटा के तहत नौकरियां दी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी जान माल से लड़ाई की है, तो इस लड़ाई के बदले में इन्हें 30% नौकरियां दी जानी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शेख हसीना वाजिद ने हुकूमत पर अपनी जो गिरफ्त है उसे मजबूत करने के लिए इस कोटा सिस्टम को उन फ्रीडम फाइटर्स की अगली नस्ल में मुंतकिल किया और फिर उनके पोते पोतियों यानी कि उससे भी अगली नस्ल में मुंतकिल किया। मकसद सिर्फ एक ही था कि अपनी मर्जी के लोगों को सरकारी महकमों में की पोजीशंस पर बिठाकर पूरे मुल्क को कंट्रोल किया जाए। इसीलिए 2009 से 15.5 बरस तक ये हुकूमत करती चली आ रही हैं और इतने ब्रूटल तरीके से इन्होंने हुक्मरानी की है कि तकरीबन वन पार्टी सिस्टम की तरफ चला गया था बांग्लादेश। अगर आप 2024 के जो इंतखाबात 7 जनवरी को हुए हैं बांग्लादेश में, उस पर रिपोर्ट्स देख लें यूनाइटेड नेशंस के स्टेट डिपार्टमेंट की, या फिर बरतानिया के कॉमनवेल्थ ऑफिस की, या फिर आप द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट्स देख लें, आपको पता चल जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, अमेरिका की जानिब से ये कहा गया। बरतानिया के कॉमनवेल्थ ऑफिस ने कहा कि इन इंतखाबात से पहले जो डेमोक्रेसी की यानी कि जमहूरियत की असल रूह है उसको मद्देनजर नहीं रखा गया, यानी कि डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की असल रूह को पामाल किया गया। और फिर इसके चलते इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इन इंतखाबात के बाद तकरीबन बांग्लादेश वन पार्टी सिस्टम की तरफ चला गया, क्योंकि तमाम तर जो अपोजिशन थी उसे क्रश कर दिया गया था शेख हसीना वाजिद की जानिब से। आप अंदाजा लगाएं कि 2018 में जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उनकी हेड जो है बेगम खालिदा जिया, उन्हें डिटेन किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर करप्शन का केस चलाया गया और 17 साल की सजा सुना दी गई और अब जाकर वो जेल से निकली हैं। वो भी डिमांड की है स्टूडेंट्स ने। और जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है तो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यह हुक्म जारी किया और बेगम खालिदा जिया को जेल से बाहर निकाला गया है। अब हालात ये बन गए हैं कि तमाम तर जो फैसले हैं, लग ये रहा है कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट हैं
वो तमाम तर फैसले करते दिखाई देते हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए। और अब तक की जो इतलात है इसके मुताबिक उन्होंने डिमांड की है कि जो माहिर इक्तसादियात है बांग्लादेश के बहुत मशहूर प्रोफेसर यूनुस, उनके अंडर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। मगर क्या जो जमहूरियत है बांग्लादेश की वो बहाल हो पाएगी कि नहीं, इस पर आज भी बड़ा सवालिया निशान है। वहीं जो हसीना वाजिद है, उनके बेटे जो हैं, उनकी जानिब से यह कहा गया है कि अब बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, उसको हाइब्रिड रिजीम कहा जा रहा है। दुनिया भर में ये आप लोगों को भी मालूम होगा, क्योंकि इस वक्त भी जो पाकिस्तान में हुकूमत रूल कर रही है उसको पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, वो सपोर्ट कर रही है। इससे पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी उसको भी उस वक्त की पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही सपोर्ट कर रही थी। तो जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट खत्म हुई है, इसके बाद ये कहा जा रहा है उनके बेटे की जानिब से कि पाकिस्तान ही की तरह अब आर्मी रूल करेगी। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले ही बांग्लादेशी मॉडल को पाकिस्तान फॉलो करने की बात कर रहा था। पाकिस्तान के तज्जिया निगार, पाकिस्तान के सहाफ़ी ये बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान में बांग्लादेश का मॉडल आ सकता है। बांग्लादेश का मॉडल क्या है? हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर हैं और तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो इन्हें सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो आर्मी चीफ है वो अपनी मर्जी का लगाती हैं। ये भी जो इस वक्त आर्मी चीफ है वकारुल जमान, ये भी शेख हसीना वाजिद के रिलेटिव हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि हसीना वाजिद के रिलेटिव हैं अब के जो आर्मी चीफ हैं वकारुल जमान। इनसे जो पहले आर्मी चीफ थे वो शेख मुजीब के, यानी कि हसीना वाजिद के कज़न थे, उनके ये दामाद हैं वकारुल जमान, यानी कि जो इनकी वाइफ हैं, जो इनकी बीवी हैं, अब आर्मी चीफ हैं जो वकारुल जमान, वो शेख हसीना वाजिद की रिलेटिव हैं। इस लिहाज से ये भी शेख हसीना वाजिद के रिलेटिव हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि आपकी मर्जी का आर्मी चीफ भी आपकी हुकूमत को नहीं बचा सकता, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी जमहूरियत में असल ताकत जो है वो हुक्मरानी की, वो अवाम से ही मिलती है। जब आप अवाम को कुचलेंगे, और ये हालात क्यों बने, अब ये बात कर लेते हैं कि शेख हसीना वाजिद को आखिर इस्तीफा देना ही क्यों पड़ा है, जब इतनी ताकत इनके पास थी, पुलिस इनके कंट्रोल में थी, एस्टेब्लिशमेंट आर्मी इनके कंट्रोल में थी, तमाम महकमों में बैठे हुए बड़े बड़े जो ओहदों पर फाइज अफसरान है वो इनके हाथ के थे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये तमाम तर जो प्रोटेस्ट चल रही थी, इसके चलते हुए शेख हसीना वाजिद की जानिब से जब रजाकार कहा गया उन स्टूडेंट्स को जो अपना हक मांग रहे थे, जो एहतजाज कर रहे थे, यानी रजाकार एक गद्दारी का लकब भारत में समझा जाता है। इस पर पिछली वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं, अब इस वीडियो में इस पर ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। रजाकार मुख्तसरन वो लोग थे जो कि 1971 में सेपरेशन के खिलाफ थे, जो यूनाइटेड पाकिस्तान के हक में थे, जो पाकिस्तान की फौज की मदद कर रहे थे। तो आपने जब तमाम स्टूडेंट्स को यानी गद्दार कह दिया, तो फिर स्टूडेंट्स ने इसको अपनी तौहीन समझा। फिर एक नारा देखने को मिला जिसमें यह नारा लगाया गया कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, रजाकार रजाकार, हम सब रजाकार हैं। फिर वो सब रजाकार बन गए। फिर हमने देखा कि वो नफरत इस हद तक बढ़ गई कि जो फाउंडिंग फादर है शेख मुजीब, उनके मुजस्मे को भी गिरा दिया गया, हथौड़े चलाए गए, तस्वीरें जला दी गई, नजर आतिश कर दी गई। और फिर ये नफरत इस नहज तक पहुंची कि आपकी अवाम ने खुद सवाल उठाना शुरू कर दिए कि वही नाइंसाफ़ी जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश के बंगालियों के साथ कर रहा है, वही नाइंसाफ़ी आप हमारे साथ कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान से अलग ही क्यों हुए थे? इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के चलते हुए शेख हसीना वाजिद ने क्या किया? इन्होंने ये किया कि शेख हसीना वाजिद ने अवामी लीग की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे छात्र लीग कहा जाता है, उनको ऑर्डर्स जारी किए गए कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये जो स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं, इनको काउंटर किया जाए। फिर हमने देखा कि अवामी लीग के रहनुमा और उनके स्टूडेंट विंग के जो लोग थे वो भी सड़कों पर निकल आए और एक तसादुम की, एक सिविल वार की सी कैफियत बन गई। सिर्फ एतवार के रोज 100 से जायद लोग जाँ बहक हुए, हलाक हुए इन रॉइट्स में, इन दंगा फसाद में, जो कि शेख हसीना वाजिद के फैसले के नतीजे में हुआ है। होना तो ये चाहिए था, आप वजीर आजम हैं, आप बातचीत करती, मुज़ाकरात करती, स्टूडेंट्स को उनके मुतालबात बल्कि मान लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर मुतालबात मान चुकी थी आप, तो फिर आपको एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं थी। आपके उस फैसले ने इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाया। हत्ता कि इतवार की दोपहर को भी अवामी लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने शेख हसीना वाजिद को बताया, उन्होंने कहा कि हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, हमें कुछ मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है, हमें सिचुएशन को कूल डाउन करने की ज़रूरत है। मगर शेख हसीना वाजिद का उस वक्त भी मानना था कि हम ताकत के ज़ोर पर इनको रोक सकते हैं,
इसके चलते ही इस तमाम तर सूरत हाल के बीच में लॉन्ग मार्च टू ढाका का ऐलान कर दिया गया प्रोटेस्टर्स की जानिब से, और फिर सूरत हाल और गंभीर हो गई। फिर हमने देखा कि छात्र लीग, जो कि शेख हसीना वाजिद की पार्टी की स्टूडेंट विंग है, वो और जो तमाम तर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस ने ब्रूटैलिटी का मुजाहिरा किया, पॉइंट जीरो से गोलियां मारी गई स्टूडेंट्स पर, आर्मी की जानिब से भी ये सब कुछ हुआ। लेकिन हालात उस वक्त बदले जब एतवार की दोपहर को मुख्तलिफ जगह पर जहां पर आर्मी डिप्लॉय की गई थी, वो आर्मी और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो स्टूडेंट आपस में घुलते मिलते हुए दिखाई दिए। आर्मी के जवान उन स्टूडेंट्स के कॉज को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। फिर जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से शेख हसीना वाजिद को बताया गया कि मोहतरमा मैडम प्राइम मिनिस्टर, अब हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आर्म्ड फोर्सेस ने भी हमारे वो तमाम तर लीडरशिप आर्मी की जो टॉप रैंक पर है वो यकीनी तौर पर शेख हसीना वाजिद की ही लॉयल थी, मगर वो जो आर्मी मैन, वो आर्मी ऑफिशियल्स जो निचले रैंक्स पर हैं, या वो जवान जो सड़कों पर खड़े हैं, वो यकीनी तौर पर एक रियल कॉज को सपोर्ट करना शुरू हो गए थे, जो कि बराबरी का कॉज है, जो कि इंसाफ का कॉज है। तो इस सब के चलते हुए शेख हसीना वाजिद को कहा गया कि कंट्रोल जो है वो हम खोते चले जा रहे हैं, हमें कुछ मजीद सूरत हाल को बिगड़ने से पहले इकदाम करना होंगे। सोमवार की सुबह भी उन्हें ब्रीफिंग दी गई, उस वक्त तक भी शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थी, मगर इस तमाम तर सूरत हाल के चलते हुए आर्मी की जानिब से इंडिया को यह कन्वे कर दिया गया था, बांग्लादेश की आर्मी की जानिब से, कि शेख हसीना वाजिद भारत पहुंच सकती हैं अगर हालात खराब होते हैं। और खुद शेख हसीना वाजिद भी प्लान बी के तहत तैयारी कर चुकी थी कि अगर ताकत के जरिए इन रॉइड्स को, इन एहतजाज को, इन दंगों को, इस लॉन्ग मार्च को ना रोका गया तो फिर बैक पैक है, हम उड़ जाएंगे और भारत पहुंच जाएंगे। फिर होता यह है कि सोमवार की सुबह आर्मी ऑफिशियल्स की जानिब से, आर्मी चीफ की जानिब से शेख हसीना वाजिद को 45 मिनट का टाइम दिया जाता है कि 45 मिनट्स में आप इस्तीफा दे देती हैं तो फिर हम आपकी हिफाजत की ज़मानत दे देते हैं, फिर हम दे सकते हैं हिफाजत की ज़मानत, वरना उसके बाद हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। क्योंकि लॉन्ग मार्च का जो एहतजाज था वो ढाका तक पहुँच चुका था, हज़ारों लाखों लोग ढाका की सड़कों पर मौजूद थे, वज़ीर आज़म हाउस को जाने वाले रोड्स को कार्डन ऑफ किया गया था, मगर ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता था। इसलिए फिर शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और फिर हेलीकॉप्टर से उड़ी और अगरतला पहुंच गई। अगरतला भारत का शहर है और इसका भी किरदार हसीना वाजिद की लाइफ स्टोरी में बड़ा अहम है, क्योंकि शेख हसीना के वालिद शेख मुजीब जब यूनाइटेड पाकिस्तान में अपना जो कैरियर है उसकी पीक पर थे पॉलिटिकल कैरियर की, उन पर एक इल्ज़ाम लगाया गया उस वक्त की पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट याह्या खान की जानिब से, जिसमें अगरतला साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगरतला साजिश ये थी, इल्ज़ाम ये था कि शेख मुजीब भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश तैयार कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं, और साजिश तैयार की गई है भारत के शहर अगरतला में। उसी अगरतला साजिश के केस के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सच था वो केस या गलत था, इस पर इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है शेख हसीना वाजिद का फरार होना और बांग्लादेश का फ्यूचर। अब बांग्लादेश का फ्यूचर अगर दोबारा फिर आर्मी के कंट्रोल में इख्तियारात चले जाते हैं, फैसले अगर आर्मी करती है, एक इंटरम सेटअप बिठा दिया जाता है जिसको पीछे से जिसकी डोरियां आर्मी ऑफिशियल्स हिलाते हैं, तो फिर और ज़्यादा डार्क हो सकता है फ्यूचर बांग्लादेश का। मगर ये सूरत हाल भी मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनसे दरख्वास्त पीर से ही, सोमवार से ही, मंडे से ही की जा रही है आर्मी की जानिब से कि आप हमारा साथ दें, पुरअमन रहें, हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। मगर अब जो वो प्रोटेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं जनाब, आपकी नहीं हमारी मानी जाएगी, क्योंकि आप भी टूल हैं शेख हसीना वाजिद का। और अगर वो अपनी बात मनवा लेते हैं और एक ऐसा इंटरम सेटअप बनाने में या बनवाने में कामयाब हो जाते हैं जो कि आर्मी के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो, तो यकीनी तौर पर बेहतर फ्यूचर हो सकता है। दूसरी जानिब जो बात की जाती है कि शेख हसीना वाजिद ने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी दी है बांग्लादेश को, और डेवलपमेंट भी दी है, तरक्की भी दी है। तो जनाब इस तमाम तर सूरत हाल में ऐसी कोई भी तरक्की, ऐसी कोई भी स्टेबिलिटी जो कि बगैर किसी एहतसाब के हो, वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकती। वो मोनोपली पैदा करती है, वो लोगों के हुकूक गज़ब करती है, वो फिर लोगों पर आप ये कह लें क्रैकडाउन करती है, जैसा कि शेख
शेख हसीना वाजिद ने किया। मगर सूरत हाल अब भी संभली नहीं है बांग्लादेश में। अब भी तमाम तर कंट्रोल प्रोटेस्टर्स जो हैं, एहतजाजी स्टूडेंट जो हैं, उनके हाथ में फिलहाल लग रहा है। मगर देखना होगा क्या अपने मकसद में बांग्लादेश कामयाब हो पाते हैं स्टूडेंट्स, उनके यूथ, या फिर नहीं। मगर जाते जाते वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में भी की थी कि बांग्लादेश की मिट्टी ऐसी है, बांग्लादेश की सरजमीन ऐसी है जो कि अपने अंदर इनकिलाब का सीड रखती है, बीज रखती है। चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पैदाइश हो, वो भी ढाका से होती है, चाहे फिर वेस्ट पाकिस्तान से अपने हुकूक हासिल करना हो, उसके लिए भी बांग्लादेश खड़ा हो जाता है तमाम का तमाम, या फिर डिक्टेटर हसीना वाजिद से अपने हुकूक हासिल करना हो, जो कि बंगाल की ही सरजमीन की हुक्मरान थी और बंगाल की ही बेटी थी, तो फिर तब भी तमाम तर बांग्लादेश इकट्ठा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के हवाले से इसको कंपेयर किया जाता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के साथ कोई भी कंपैरिजन बनता है बांग्लादेश की सूरत हाल का। इसके हवाले से अगली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।